नमस्कार साथियों, मैं कविता चौधरी फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। तो हमारी पिछली कई वीडियो में हम जैसे आत्मावलोकन की बात करते आ रहे हैं। तो आत्मावलोकन, अब बहुत से लोग कहेंगे कि जरूरत क्या है इसकी, क्यों करें हम, क्यों करें इतनी मेहनत कि अपने बारे में जाने, ये करें, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये जो विचार है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, यही वास्तव में जड़ है कि हमें अपने आप को जानना जरूरी है। जब आप डिटेल में जाएंगे, यानी जैसे कोई दो व्यक्ति बैठ के विचार विमर्श कर रहे हों और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो उसकी बहुत सारी कमियां बैठे बैठे हम निकाल देते हैं। लेकिन अपने बारे में हम सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। तो ये जो विचार है ना, ये वास्तव में बिल्कुल सही नहीं है, या ये कहूं ये अर्ध सत्य है। क्योंकि अपने बारे में ना, अच्छी बात है, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में जब हम ये मानते हैं कि हम तो अच्छे ही हैं, हमें तो गलत कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से अहम भी जन्म ले सकता है। तो हमें जरूरत है कि अपनी एक्चुअल कंडीशन को जानना। जब एक्चुअल कंडीशन को जानेंगे तब उसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि फिर हमारे अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। यानी अपने आप को एज इट इज, आप जैसे हैं, उस परम सत्य को जानना है कि वास्तव में आप क्या हैं और कैसे हैं। अगर आप ये नहीं जानेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि हम सोचते हैं हम तो अच्छे ही हैं, जब आप सही तरीके से आत्मावलोकन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम में भी कमियां हैं, हम में भी गलतियां हैं। यानी हम भी कोई काम करते समय कोई गलत चीज अपना लेते हैं, या हम में भी कुछ गलत धारणाएं बन जाती हैं, गलत धारणाएं विकसित हो जाती हैं, या कोई गलतफहमी जन्म ले सकती है। मीन्स अपने बारे में भी आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी जो आप सोचोगे अरे मेरे अंदर भी ये था, मुझे तो ये पता ही नहीं चला। मीन्स क्योंकि हम अपने आप को अच्छे रूप में ही समझते हैं। अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचने लगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हमने अपने बारे में अच्छा अच्छा समझा और ये सब किया, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैं जो है ना, ये विकसित नहीं होना चाहिए। मैं मतलब अहम, क्योंकि आई और मैं, जिसमें ये सबसे ज्यादा आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, वहीं पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जैसे मुझे एक चीज याद आती है, जैसे बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या के बाद में उन्हें वरदान मिलता था। कहते ना, वो कभी ब्रह्मा जी से, कभी शिव जी से, मीन्स किसी ना किसी से ऐसे ही वो कठिन तपस्या करते थे और उसके बाद में उन्हें वरदान मिल जाता था। और वरदान मिलने के बाद जैसे ही भस्मासुर है, उन्होंने क्या किया कि कठिन तपस्या की, जैसे ही उन्हें वरदान मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी से ही वरदान मिला और शिव जी के पीछे ही भाग लिए कि अब मैं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। यानी कि एक जो वो चीज आती है ना कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास सुप्रीम पावर है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ। उन्हें लगा कि मैं अगर इन्हें मार दूंगा तो मैं ही इनके पोस्ट पे आ जाऊंगा, यानी मैं ही सब कुछ बन जाऊंगा। तो यहीं से जो ईगो है ना, वो दिक्कत करती है। ये उसके अंदर जब भाव आया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बेशक आपने कठोर तपस्या की, जब हम तपस्या करते हैं, तप करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा और ज्यादा प्योर होनी चाहिए थी, शुद्ध होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उस तपस्या के पीछे जो हमारा मोटिव था, जो हमारा, हम मान के चलते हमें इस तपस्या के बदले में ये चाहिए, वो जो हमारा लक्ष्य था वो गलत था। तो हमारे अंदर क्या डेवलप हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, वो वाली भावना विकसित हुई। आप जिससे वरदान हमें मिला उसी को मारने के लिए चल दिए। तो ये क्या, ये तपस्या के बाद का रूप तो नहीं है। यानी तपस्या की ही इसलिए गई थी कि हमें ऐसा वरदान मिले, या हम अजर और अमर हो जाएं, फिर हम तो जो मर्जी करेगा हम वो करेंगे। या कितने ही ऐसे नेगेटिव रूप आपने देखे हैं अगर शास्त्र उठा के देखेंगे। तो ये जो मैं और ईगो आई है ना, मैं ही सब कुछ हूं, या आई, मतलब ये जो परसेप्शन आया, ये ही सबसे खतरनाक परसेप्शन है। अगर मैं बात कहूं, अगर नॉर्मली देखें तो ईगो अच्छा है, ठीक है। अच्छा कैसे है, क्योंकि अपने बारे में विचार ही तो है। ईगो क्या है, एक तरह से अपने बारे में विचार, लेकिन वो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव विचार रखता है।
है ना। और अगर मैं इसकी तुलना नमक से करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमक तो सब जानते हैं ना, सॉल्ट। अगर नमक सब्जी में ना हो, है ना, या बहुत माइनर हो, तो टेस्ट कैसा आएगा? किसी भी नमकीन चीज का कैसा रहेगा? हमें लगेगा फीका है, टेस्टलेस है। लेकिन वही नमक की मात्रा अगर एप्रोप्रिएट हो तो वही चीज बड़ी टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर नमक की अधिकता हो जाए तो कोई उसी चीज को खा पाएगा? नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे नमक है ना, कि उसकी फिक्स मात्रा यानी उसकी जो एप्रोप्रिएट उपयुक्त जो मात्रा है वो डले तो टेस्ट बेहतरीन, और अगर वो डिस्टर्ब हो गई यानी अगर उससे कम रह गया तो टेस्टलेस, और उससे ज्यादा हो गया तो कहते हैं ना, एक बार को मिर्च ज्यादा हो जाएगी या कोई और चीज ज्यादा हो जाएगी तो झेली जाती है, लेकिन कभी भी नमक ज्यादा हो तो तुरंत व्यक्ति क्या करता है? उसे खाना छोड़ देता है। ऐसे ईगो है, अगर ये परफेक्ट मात्रा में है, कहते हैं ना, अगर मान लो किसी के अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है तो उसे क्या करेगा इंसान? दूसरा इंसान कुचल के चला जाएगा। यानी थोड़ी तो होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट मात्रा तो होनी चाहिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने आत्म की रक्षा के लिए, तो एक लिमिटेड मात्रा तो होनी चाहिए। लेकिन जब ये मात्रा कैसी हो जाए? एक्सेस में पहुंच जाए, यानी एक लिमिट से ऊपर चली जाए, तो यही हमारे लिए खतरनाक सिद्ध होती है। किसी की भी बात ले लीजिए, जिसके अंदर ज्यादा ईगो आएगी उसमें क्या होगा? एक तो जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसका जो विवेक है ना वो काम करना बंद करता है। यानी अगर हम इसका रिलेशन देखें या कोरिलेशन देखें तो देखेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है। यानी अगर हमारी ईगो बढ़ेगी तो हमारी बाकी चीजें या बाकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी उसी मात्रा में कम होती चली जाएंगी। और अगर ये एक बार सुप्रीम लेवल पे पहुंच गई तो क्या होगा? हमारी बाकी सारी अच्छी चीजें, यानी हम बहुत अच्छे हैं हर चीज में, लेकिन एक ईगो की वजह से ईगो हमारी एक्सट्रीम में पहुंच गई तो क्या होगा? बाकी सारी क्वालिटीज हमारी एकदम से डाउन हो जाएंगी। और सामने वाले व्यक्ति को भी क्या दिखाई देगा? केवल और केवल हमारी ईगो दिखाई देगी, यानी केवल एक यही गुण सारे गुणों पे भारी हो जाएगा। या ये कहूं, ये गुण नहीं, फिर ये अवगुण बन जाएगा। एक अवगुण हमारे सारे गुणों पे हावी हो जाएगा, या ये कहें कि हमारे सारे गुणों को खा जाएगा एक अकेला गुण। तो इसलिए ये जो परसेप्शन है कि मैं या अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग, ये सब क्या है? ये सब हमेशा खतरनाक दिशा में ले जाती हैं या एक खतरनाक रास्ता आपको दिखाती हैं जिसके बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम हो सकते। जब हम बात करते हैं कि ईगोइस्टिक पर्सन से भी कैसे निपटा जाए, मीन्स जिसके अंदर ईगो है, अपने अंदर है वो तो खतरनाक है ही, किसी दूसरे के अंदर है, ईगो भरी हुई है और हमें उससे काम है, या वो हमारे या तो रिलेशन में है या जहां हम वर्क करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हमसे किसी ना किसी रूप में अटैच है। तो ईगो का ना बड़ा एक सिस्टम होता है कि ईगो सेटिस्फाई ना होना तो व्यक्ति बड़ा बौखला जाता है, ये कहें अगर सिंपल शब्दों में समझना। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो साइकोलॉजी में इसके लिए अलग कुछ बताया गया है, ईगो, सुपर ईगो, यानी कब कौन सी कंडीशन में क्या रहेगा। तो नॉर्मली हम नॉर्मल सेंस लेके चल रहे हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि जब हम किसी भी ईगो वाला व्यक्ति यानी ईगोइस्टिक व्यक्ति है, उसकी ईगो अगर सेटिस्फाई नहीं होगी, यदि ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो बड़ी जल्दी बौखलाता है। कैसे? आपने देखा हो, नॉर्मली अपने आसपास देखने को मिलेगा कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई काम दिया और वो काम भी नहीं हुआ तो वो उसे भी क्या कहेगा? अपनी ईगो से जोड़ेगा। अच्छा, मैंने ये काम बताया था तब भी नहीं किया, मतलब मेरी बात को वैल्यू नहीं दी गई, मेरी बात को हल्के में ले लिया। प्लीज, जिसके अंदर ईगो है ना, उसके लिए हर एक चीज अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का एक तरीका होता है। यानी जो पूरी दुनिया है ना, वो एक तरह से उनके लिए गुलाम है और वो उसके सुप्रीम पावर है। उनके अंदर ये भावना डेवलप हो जाती है कि मेरी वजह से सब हैं और मैं ना हूं तो इनका क्या हो। जब ये वाली जो भावना डेवलप हो गई ना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि प्रकृति ना ऑटोमेटिक चलती रहती है। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितनी पीढ़ियां आके चली गई,
कभी कोई काम किसी के लिए रुका है? नहीं रुका। तो वही चीज है कि कितने आए और कितने चले गए। अभी मान लो जिस जगह पे भी मैं खड़ी हूँ, अब से पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, यानी इसके ओनर बदलते चले गए, ओनर बदलते चले गए और आगे भी बदलेंगे। मैं सोचूं कि जिस स्थान पे मैं खड़ी हूँ ये स्थान हमेशा मेरा रहेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कितनी चीजें आती हैं और वो दूसरे की जगह लेती हैं, पहलों को रिप्लेस करती हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये चीजें आने जाने का क्रम तो लगा रहेगा। लेकिन जब ईगो किसी में है तो वो क्या कहेगा, अच्छा मेरी बिना इजाजत के, मेरी बिना आज्ञा के ये काम कैसे कर दिया, या मैंने ये काम कहा था तो तुमने किया क्यों नहीं। मीन्स वो दोनों ही तरीके से क्या है, अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझता है, या अपने आप को कह सकते हैं कि स्पेशल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अब दिक्कत क्या आती है कि जब उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि मेरे कारण सब कुछ घटित हो रहा है, या मैं ही करता हूं, मेरी वजह से ही सारा जो घटनाक्रम है ये चल रहा है, अगर मैं ना हूं तो ये घटनाक्रम ही सारा बदल जाए, तो ये उसकी सबसे गलत सोच सिद्ध होगी। कैसे कि जब हम कितनी, अभी जैसे मैं बता रही थी, कितनी लोग आए कितने गए, ये घटनाक्रम चलता रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ईगो किस बात की, यानी हर कोई आया है तो वो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्लेस पे भी आया है तो भी वो जाएगा, हमेशा एक सा कुछ नहीं रहता। आज मान लो कोई बहुत बड़ी कोठी आपने खड़ी की, हो सकता है कल को उसका भी टाइम निकलेगा, वो भी डैमेज होगी, अगर आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे वो भी एक दिन रह जाएगी। मीन्स कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो फिर ईगो किस बात की, जो हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं, ईगो किस बात की। अब ईगो में क्या हो रहा है कि जो काम है, यानी जिस चीज पे फोकस होना चाहिए था उस चीज पे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इसके अंदर ईगो है, अब इसकी ईगो कैसे सेटिस्फाई करनी है, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसे कुछ भी बातें करना शुरू करते हैं, यानी झूठी झूठी बातें करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। पता चला उन्हें करना कुछ नहीं है, वो दूसरे के काम को ही दिखा देंगे कि ये हमने किया है, लेकिन कैसे भी करके सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई हो जाए। और धीरे धीरे जो ईगोइस्टिक व्यक्ति है वो इस समाज से कटना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो क्या सोचे, एक लिमिट तक तो करेंगे, ठीक है ये कोशिश करते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, अब भी पसंद नहीं आ रहा, अब भी पसंद नहीं आ रहा, एक लिमिट के बाद कहते हैं ना, जो इच्छा होती है ना करने की वो भी खत्म हो जाती है कि भाई इन्हें तो मेरी बात पसंद आने की नहीं, या इन्हें तो मेरी बात समझ में आने की नहीं। जैसे कोई बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, तो समझाने वाला ना एक लिमिट के बाद थक जाएगा। वो क्या करेगा कि जब मेरी बात इन्हें समझनी ही नहीं है तो आपको जो मानना है आप मान लीजिए। तो ईगो के साथ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा अगर मैं ये कहूं, अभी मैंने कहा कि अच्छी भी है बुरी भी है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये काम मान लो मैंने किया, ये अच्छा था, ठीक है यहां तक ठीक है, या ये अच्छा काम था और मैंने किया, खुशी की बात है। लेकिन ये काम था और सिर्फ मैं ही कर सकता था या मैं ही कर सकती थी और केवल मैं ही करूंगी, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं मेरे उस ईगो वाले भाव को शो कर रहा है। मीन्स मैंने ये काम किया या मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया, जो भी है, यहां तक तो आप सही हैं, जज कर रहे हैं चीजों को, लेकिन ये काम इस तरीके से केवल मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, जब मैं भी कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, ये भी और ही में ही पूरा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। मैं ही कर सकता हूं, वहीं पे आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के अंदर अब अहंकार आ चुका है, अहम विकसित हो चुका है, अब ये अपने ही आगे, मतलब कहते ना अपने आगे किसी को भी समझने वाले नहीं हैं। तो वहां पे एक चीज आती है कि धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति इस समाज से कटना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं अभी बता रही थी कि जैसे नॉर्मली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ईगोइस्टिक व्यक्ति है ना उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या करता है, ऐसी चीजों पे गौर ही नहीं करेगा, या सामने वाला समझाने वाला भी कब तक समझाएगा, धीरे धीरे वो भी अपना परसेप्शन लेके कि फिर ठीक है आपको जो समझना समझिए, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। तो होता क्या है, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति समाज से कट रहा है, समाज से कट रहा है। आप देखोगे कि वो अपनी फैमिली से भी कट जाता है कई बार, यानी फैमिली में भी
जब उसकी ईगो इतनी बढ़ जाएगी कि हरदम उसकी ईगो ही हावी रहेगी, तो जो परिवार वाले व्यक्ति है ना, वो भी एक लिमिट तक कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं कि तुम और तुम्हारी ईगो, अब हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, या हम तुम्हारे ना तुम्हें समझा सकते हैं ना तुम्हारी बात समझ सकते हैं, यानी उसे उसके हाल पे छोड़ देना, ये वाली स्थिति आ जाती है। तो अकेला हो जाता, अकेला होगा तो वो और ज्यादा डिप्रेस होगा, अब वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ये चीजें ना बैलेंस बना के चलना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही कई बार हमें क्या लगता है कि जैसे जैसे दूसरे की बात है, मान लो कोई व्यक्ति है जो अपनी सही बात पे अड़ गया, या सही बात है उसकी, तो इसलिए वो अपनी बात पे अड़ गया है, तो दूसरे को क्या लग रहा है कि ये तो ईगो है, वो ईगो नहीं है। अगर सही बात पे डटना या सही बात को कहना ईगो है, तो ये गलत परसेप्शन है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को भी ईगोइस्टिक मान लेते हैं, जबकि वो सत्य बात को, सही बात को कहने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि झूठ बोलना शुरू कर दें। तो अपना कैरेक्टर नहीं बिगाड़ना है, ईगोइस्टिक व्यक्ति को ईगो उसकी सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपना व्यक्तित्व नहीं बिगाड़ना। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें सच के साथ ही रहना है, जो सही बात है हमें वही करनी है, और अगर नहीं समझ में आनी तो उसे फ्री छोड़ दीजिए, आपको जो समझना है समझिए। कुछ टाइम बाद हो सकता है धीरे धीरे आपकी बात उसे खुद समझ में आनी शुरू हो जाए। तो इसमें ना गर्व और खुशी अगर हो रही है, ठीक है, मीन्स मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, तो यानी थोड़ा गर्व आ रहा है, थोड़ी खुशी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन इसी से ना डर और असुरक्षा भी जन्म लेती है। डर कैसे लगेगा, अरे अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो, मतलब यहाँ तक भी लोग बात पहुंच जाते हैं, इसने मुझे छोड़ दिया, मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, या ऐसा घटना हो गई, तो यानी ईगो में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहना सिंपली ये है, हम ये चीज नहीं कह रहे कि ईगो होना गलत बात है, ईगो हो, लेकिन जैसे अभी मैं नमक की बात कर रही थी, एक लिमिटेड मात्रा में है तो बेहतरीन है। आप सही तरीके से काम करोगे, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए काम करोगे, यानी अगर आपकी ईगो जीरो हो गई ना, तो क्या होगा, आपका जो आत्मसम्मान है वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, क्योंकि इसे आत्मसम्मान से भी जोड़ा जाता है। तो आत्मसम्मान बना रहे, आत्म सुरक्षा का भाव बना रहे, इतनी ईगो तो होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सुप्रीम पावर हूँ, तो ये क्या है, या अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सिंबल आ रहे हैं या ये जो सेंटेंस दिखा रहे हैं, ये एक खतरनाक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन से हमें बचना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी ईगो दूर करनी है, जैसे अभी बात आ रही थी, जैसे हम आत्मावलोकन कर रहे थे, अब बात मैं ईगो से अगर कह रही हूँ, तो ये भी कैसे दूर होगी, जब हम सही तरीके से आत्मावलोकन कर लेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो या आपको याद हो, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है कि ब्रीफ योरसेल्फ, ये चीज आती है, या अपने कोई 5 गुण बताइए और 5 दोष बताइए, ठीक है। नॉर्मली वो ये सब चीजें क्यों पूछते हैं, यानी आप अपने बारे में, तो आप अपने बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं, कितना सटीक जानते हैं, वो इस चीज को जज करना चाहते हैं। क्योंकि आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही आपके जो काम करने का तरीका है ना कहीं वो डिफाइन हो जाता है कि आप किस नेचर से, किस माइंडसेट से काम करेंगे। तो इसीलिए वो आपको जानना चाहते हैं। इसीलिए इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, यानी आप अपने बारे में या आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं कैसा हूं। जब ये बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो दिखता ही है, ये भी पता चलता है कि आपके जो विचार हैं अपने बारे में वो कैसे हैं, और क्योंकि उन विचारों का काम करने के तरीके पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, तो वो उन्हें पता चलता है। अब बात आती है कि ये कैसे हम दूर करें। अगर हमें ये पता चल जाए, आत्मावलोकन करें और हमें ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ईगो है, तो अब इसे कैसे दूर किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक खतरनाक सिंबल हमें दिख गया कि हमारे अंदर ईगो है। अब ईगो है तो हमें उसे दूर भी करना पड़ेगा। अब कैसे दूर करेंगे, या तो आप सिंपली अपने साथ वालों से पूछिए, प्रतिक्रिया मांगिए, यानी कि आप जब भी कोई ऐसा काम बोलते हैं जिसमें आपकी ईगो झलक रही है, उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो आपको सोचने पे मजबूर करेगी।
लेकिन जब हमारे अंदर ईगो होती है ना, तो हम लोगों की प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर पाते। अब जब हमें प्रतिक्रिया मिल रही है और हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही जा सकता है। तो हमें उसी जगह पे अपने आप को रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये प्रतिक्रिया क्योंकि हमने अपने आप को सुधारने के लिए मांगी है, तो उस प्रतिक्रिया का हमें प्रत्युत्तर नहीं देना है, यानी अपने बिहेवियर में चेंज करना है। देन आत्मचिंतन तो चल ही रहा है। अगर आत्मचिंतन आपने वास्तव में सही से कर लिया, तो आप अपने आप को जितने अच्छे से जान पाएंगे ना, आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि मैं वास्तव में ये हूं, मुझे आज तक पता ही नहीं था। यानी ईगो और वो सब चीज तो है, ये सब चीज तो निकल के आएगी, लेकिन आपको अपने आप को जानने का जो तरीका मिला ना, या आपको अपने आप को जो एक्सप्रेस करने का तरीका मिला, वो वास्तव में जानिए कि बेहतरीन होगा। और इसे, क्योंकि ईगो ना अपने आप में एक इतना वाइड कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसे समझाने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए, लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। थैंक यू।